हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। हम लोग आने वाले EMRS एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग 14th नंबर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। और मैंने EMRS के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड, ICT एंड कंप्लीट एक्सपीरियंशियल लर्निंग केस स्टडी के क्वेश्चन कराए हैं, जिसकी एक प्लेलिस्ट भी बनाई है। आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस निम्नलिखित शासक ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को स्थापित किया था। गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर, ठीक है। पाटलिपुत्र शहर जो आजकल कहाँ, जो पाटलिपुत्र आज के बिहार में, ठीक है। तो इसमें कौन होंगे, अजातशत्रु, अशोक या घनानंद या फिर उदयन। तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, उदयन। भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। विच पार्ट, प्रियम्बल, समानता का अधिकार, या फिर धार्मिक मामलों के प्रबंध में स्वतंत्रता, या फिर संविधान के सभी आर्टिकल। तो किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, ये कहा गया है प्रियम्बल, मतलब कि प्रस्तावना को। साथ ही NA पालकीवाला ने जो प्रियम्बल है यानी प्रस्तावना है, इसको परिचय पत्र भी कहा था, ठीक है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। वीनस, जुपिटर, बृहस्पति, मरकरी या फिर नेपच्यून। तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, बुध, मतलब कि मरकरी। जो मरकरी है ये सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है। साथ ही जो मरकरी है ये सूर्य का भी सबसे नज़दीकी ग्रह है। और जो मरकरी है इसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। दो राष्ट्रों के बीच के व्यापार को क्या कहा जाता है। लोकल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड। तो दो देशों के बीच के व्यापार को कहा जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड। प्रसारित रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। व्हाट इज द टाइप ऑफ एनर्जी पोसेस्ड बाय अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड। केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल, काइनेटिक और थर्मल एनर्जी। तो इसमें पाई जाती है पोटेंशियल, मतलब कि स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि यदि हम रबर बैंड को खींचेंगे तो क्या होगा, उसमें स्थितिज मतलब कि पोटेंशियल ऊर्जा आएगी, और जब उसे हम छोड़ेंगे तो उसमें होती है क्या, काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि गतिक ऊर्जा। J.J. थॉमसन ने 1906 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार, ठीक है, इसकी खोज करने के लिए, किसकी खोज करने के लिए दिया गया था इनको नोबेल। J.J. थॉमसन को 1906 में। तो ये हो जाएंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर परमाणु। तो इसमें हो जाएगा सही ऑप्शन क्या, इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए J.J. थॉमसन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यदि हम बात करें प्रोटॉन की, तो इसकी खोज की जाती है रदरफोर्ड के द्वारा, एंड न्यूट्रॉन की खोज की जाती है जेम्स चैडविक के द्वारा। रेशेदार ऊतक, फाइब्रस टिश्यू जो होते हैं, जो कि दो हड्डियों को जोड़ते हैं। तो पहले तो यही एक क्वेश्चन बन गया कि ठीक है, दो हड्डियों को कौन जोड़ता है, फाइब्रस टिश्यू। तो इसमें कौन होता है, क्या लिगामेंट है या टेंडन है या मसल है या फिर कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसमें हो जाएगा जो लिगामेंट होता है यही दो हड्डियों को जोड़ता है, और यह एक फाइब्रस टिश्यू है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट EPA कब आता है या फिर कब लागू होता है। 1984, 1988, 1986 और 1999। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन A, ऑप्शन B 1986। और आप लोग भी इस प्रैक्टिस सेट को टेस्ट की तरह लीजिएगा, लास्ट तक सॉल्व करिएगा। कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र में सक्रिय थे। साहित्य मतलब लिटरेचर, क्लासिकल म्यूजिक, एजुकेशन या फिर जर्नलिज्म। तो ये हो जाएंगे क्लासिकल म्यूजिक, मतलब कि शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सक्रिय थे पंडित भीमसेन जोशी। और इन्हें 2009 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। साथ ही
ये गायन की ख्याल शैली से संबंधित है। कौन सी ख्याल शैली से संबंधित है? इनका घराना याद रखिएगा, तो ये यूपी के किराना घराने से संबंधित है। घराने से क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट है, जो सोंग चोटी कहाँ है? क्या सिक्किम में है, अरुणाचल में है, उत्तराखंड में है या फिर जम्मू कश्मीर में है? तो कहाँ पे है जोसोंग चोटी? ये है सिक्किम में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 3 नॉलेज ऑफ आईसीटी की। और मैंने आईसीटी का एक कंप्लीट मैराथन सेशन कराया है, जिसमें आईसीटी के कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू शामिल हैं, जो कि केवीएस, एनवीएस, DSSS भी इन सभी में डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इवन ईएमआरएस के क्वेश्चंस भी उसमें शामिल हैं। तो आप लोग उसको जरूर करके जाइएगा, वहाँ से आपको तो क्वेश्चन मिल जाएंगे 90%। तो इसमें पहला है कि इनमें से कौन सा है जो आईसीटी मोड सामान्यतः उपयोग नहीं किया जाता है। विच ऑफ दीज आईसीटी मोड इट इज नॉट कॉमनली यूज्ड? क्या ऑनलाइन टीचिंग है, या फिर आईसीटी मध्यस्थता कक्षा शिक्षण अधिगम है, या फिर ब्लेंडेड लर्निंग है, या फिर टेक्स्ट बुक लर्निंग है? तो आईसीटी में हम टेक्स्ट बुक लर्निंग को शामिल नहीं करते, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आईसीटी का प्रयोग करते हैं हम ऑनलाइन टीचिंग में। आईसीटी जो है ये क्लासरूम टीचिंग लर्निंग में हेल्प करता है, एंड ये ब्लेंडेड लर्निंग में भी हेल्पफुल होता है आईसीटी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। और यदि हम बात करें ब्लेंडेड लर्निंग की, मतलब कि मिश्रित प्रणाली, तो इसमें मिश्रित होगा कौन सा? ट्रेडिशनल मोड प्लस ऑनलाइन मोड। ठीक है, तो जो आईसीटी है ये इन दोनों की जो लर्निंग तो जो आईसीटी है ये इन दोनों को साथ में जोड़ता है, जिससे कि विद्यार्थियों की सहभागिता और अधिगम में सुधार आता है। और इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी टेक्स्ट बुक लर्निंग, जो कि आईसीटी मोड में नहीं शामिल है। डोलमैन्स एटल के अकॉर्डिंग आईसीटी की मध्यस्थता वाले शिक्षण अधिगम वातावरण की कितनी विमाएं हैं? कितने डायमेंशंस हैं? क्या 4 डायमेंशंस हैं, 2 हैं, 5 हैं और 6 हैं? तो इसमें है 6 डायमेंशंस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शिक्षा में आईसीटी के अनुप्रयोग में क्या शामिल होता है? आईसीटी के अनुप्रयोग में क्या शामिल होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नोट बनाना, टेक्स्ट बुक तथा फ्लैश कार्ड ऑन चार्ट पेपर। ठीक है, चार्ट पेपर पर फ्लैश कार्ड बनाना, इसमें से क्या शामिल होता है आईसीटी में? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यही आता है आईसीटी में, तो इसका हो जाएगा आंसर ए। उत्पादक चरण मतलब कि उत्पादक कंप्यूटर सत्र, प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? गलत बताना है। क्या विद्यार्थियों की भाषाई और वैचारिक रूप से तैयारी करना स्टेज 2 के अंतर्गत आता है? दूसरा कह रहा है कि जांच करें कि बच्चे स्टेज 2 के अंतर्गत आते हैं, तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा। इसका सही है ओनली 1। नेक्स्ट है, आईसीटी के निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है जो कि साक्षरता मतलब कि लिटरेसी को विकसित करने में मदद नहीं करता है, हेल्प नहीं करता है? वर्ड प्रोसेसर, गेम्स, वेब सर्चिंग तथा ब्लॉग्स। तो इनमें से जो ऑप्शन बी है खेल, यही उपकरण लिटरेसी को विकसित करने में हेल्प नहीं करता है, तो इसका हो जाएगा आंसर बी। कम आय वाले परिवारों से संबंधित जो छात्र हैं वो महामारी मतलब कि पैंडेमिक के दौरान अध्ययन के साथ बने रहने में सक्षम नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उनके पास ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध ही नहीं थे। तो ये एक स्टेटमेंट है, बताना है इस स्टेटमेंट में आईसीटी के कौन से भाग पर प्रकाश डाला गया है, हाईलाइट किया गया है। क्या आईसीटी महंगा है, या फिर नेचर में रिजिड है मतलब कि कठोर है कि इसे समझा ही नहीं जा सकता, या फिर यह एडिक्टिव और टाइम कंज्यूमिंग है आईसीटी, या फिर यह अनट्रेंड टीचर होते हैं, ठीक है, अप्रशिक्षित शिक्षक होते हैं। तो इसमें आंसर देना है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने कराया है इसके पहले भी, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक, क्योंकि मैंने इसको पहले भी कराया है। और कैसे देना है, ये जो स्टेटमेंट दिया है इसके अकॉर्डिंग देना है, कौन सा सुटेबल होगा, ठीक है। तो आंसर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि आईसीटी का एक टूल्स नहीं है? ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेलीविजन, न्यूज़पेपर एंड सोशल मीडिया। ये भी मैंने कराया है, तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी न्यूज़पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आईसीटी इनेबल्ड असेसमेंट मेथड? तो निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी सक्षम मूल्यांकन पद्धति है?
ICT इनेबल्ड असेसमेंट मेथड है। पर्सनल इंटरव्यू लेना, या फिर पेन एंड पेपर पे टेस्ट लेना, या फिर स्टूडेंट का पोर्टफोलियो तैयार करना, या फिर ऑनलाइन असेसमेंट लेना। तो इनमें से कौन सा है जो कि ICT इनेबल्ड असेसमेंट मेथड है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑनलाइन असेसमेंट करना। तो इसका हो जाएगा आंसर डी। सूचना संचार प्रौद्योगिकी के संबंध में ICARE मॉडल का फुल फॉर्म बताना है। तो ICARE स्टैंड फॉर इंट्रोडक्शन, कनेक्ट, अप्लाई, रिफ्लेक्ट एंड एक्सटेंड। तो इसका हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट है, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का इष्टतम रूप से उपयोग न किए जाने के पीछे का एक कारण क्या है? वन ऑफ द कॉमन रीजन वाई टेक्नोलॉजी इज नॉट ऑप्टिमली यूज इन एजुकेशन। क्या प्रौद्योगिकी का अपर्याप्त विकास हुआ है, मतलब कि इनएडिक्वेट डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, समाज में इसे स्वीकृति नहीं है, या फिर टीचर्स के बिहेवियर, शिक्षक का बिहेवियर, या फिर स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट। तो इनमें से कौन सा है जो कि ICT के उपयोग न किए जाने के पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है? तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, टीचिंग, जो टीचर का बिहेवियर होता है वही। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर सी। किस प्रकार की शिक्षण शैली में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, मतलब कि ICT का उपयोग शिक्षक की प्रस्तुति में सहायता के साथ साथ शिक्षार्थियों को उनके अन्वेषण, मतलब कि खोज में सहायता के लिए भी किया जा सकता है? तो कौन सी शिक्षण शैली में होगा? कम्युनिटी सेंटर्ड, या फिर लर्नर सेंटर्ड, या फिर टीचर सेंटर्ड, या फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। तो इसमें हो जाएगा आंसर क्या? ऑप्शन डी, शिक्षक केंद्रित उपागम प्लस शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, इन दोनों का ही संयोजन। तो इसका हो जाएगा आंसर डी। ऑनलाइन शिक्षण में सुधार के तरीके निम्नलिखित दिए गए हैं। ठीक है, तो इनमें है ऑनलाइन शिक्षण में सुधार के ये सभी तरीके दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा एक तरीका नहीं है। क्या हम नए अधिगम उपागम पर विचार करके ऑनलाइन टीचिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर छात्र से व्यक्तिगत रूप से जुड़ के, या फिर पारंपरिक उपागम पर ध्यान केंद्रित करके, या फिर विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स का उपयोग करके? ठीक है, तो इसमें जो नए अधिगम उपागम है इन पर विचार करके तो हम ऑनलाइन टीचिंग में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। छात्रों से व्यक्तिगत जुड़कर भी हम ऑनलाइन टीचिंग में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सी क्या करें कि फोकसिंग ऑन ट्रेडिशनल अप्रोच, पारंपरिक उपागम पर हम ध्यान केंद्रित करके ऑनलाइन शिक्षण में सुधार नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर सी। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए ICT स्कूली योजना वर्ष कब शुरू की गई थी? 2001, 3, 4 और 6, ये भी मैंने कराया है। तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, 2004। कंप्यूटर आधारित टीचिंग मॉडल किसके द्वारा बनाया गया था? गिलबर्ट के द्वारा, स्टुलरो और डेविस के द्वारा, या फिर रॉबर्ट गगने के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव? तो बताइए, कंप्यूटर आधारित टीचिंग मॉडल किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टुलरो तथा डेविस के द्वारा 1965 में। तो आप लोग 10 सेकेंड का पॉज लिया करिए एंड आंसर दिया करिए। ठीक है, लेखित वार्तालाप संचारण व्यू, मतलब कि प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज में क्या शामिल नहीं है? एल्गोरिदम, डिसीजन टेबल, दोनों शामिल है या दोनों शामिल नहीं है? तो प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज में क्या शामिल है बताइए? इसमें शामिल है एल्गोरिदम प्लस डिसीजन टेबल। तो इसमें हो जाएंगे बोथ, ऑप्शन सी। अब हम बात करेंगे पार्ट 4 टीचिंग एप्टीट्यूड की, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में नॉट बी प्रमोटेड बाय। अवलोकनात्मक अधिगम को किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है? जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है उसको बढ़ावा दिया जाता है, उसको किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है, ये पूछा गया है। पुरस्कार प्रदान करके, या फिर विद्यार्थियों के साथ ऐसे अधिगम के परिणाम पर चर्चा करके, या फिर हम अभ्यास करने से बच के, मतलब कि अवॉइड रिहर्सल, या फिर विद्यार्थियों को स्व आकलन के लिए प्रोत्साहित करके? तो क्या होगा इसमें आंसर? इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। यदि हम रिहर्सल को अवॉइड करेंगे तो इससे हम
तो इससे अवलोकनात्मक अधिगम को बढ़ावा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर सी, अवलोकनात्मक मतलब कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को बढ़ावा देना है तो हमें पुरस्कार प्रदान करना चाहिए, प्रोवाइडिंग रिवॉर्ड देने चाहिए, ठीक है। विद्यार्थियों के साथ ऐसे अधिगम के जो परिणाम हैं उन पर चर्चा करनी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं उनको इनकरेज करना चाहिए सेल्फ असेसमेंट के लिए। तो इसका आंसर सी गलत है, तो इसका ऑप्शन सी गलत है और यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, एक अध्यापक छात्रों को प्रकाश संश्लेषण की संकल्पना पढ़ा रहा है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा है क्लास में, आप अपने आप को वहाँ पे इमेजिन करके क्वेश्चन को पढ़ा करिए, ठीक है। सपोज करिए कि आप टीचर हैं और आप अपने स्टूडेंट्स को फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं, तो जो टीचर है वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि जो छात्र हैं उन्होंने पूर्ण अधिगम प्राप्त किया है और इसका सत्यापन किया जा सकता है यदि छात्र क्या कर पाए तो, ठीक है। The teacher wants to ensure that complete learning on the part of the student has taken place and it can be verified if the students are able to। क्या करने में स्टूडेंट सक्षम है, तो इसमें बताइएगा कौन सा आंसर होगा। 1 सेकेंड का आप लोग पॉज लीजिए एंड देन सभी ऑप्शंस को पढ़िए एंड देन आंसर करिए। तो इसमें हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, यदि जो बच्चे हैं वो डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण के सामाजिक निहितार्थ का वर्णन कर पा रहे हैं, ठीक है, जो कि बागान की आवश्यकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से क्या समूह अधिगम की एक विशेषता नहीं है। बौद्धिक चिंतन के माध्यम से अधिक और विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल ये तो सही है। दूसरा कह रहा है कि गलतियों की पहचान की जा रही है और उन्हें आसानी से सुधारा जा रहा है, ये भी समूह अधिगम की एक विशेषता है। सी क्या कह रहा है कि शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इज ईजियर। जो समूह अधिगम होता है इसमें क्या होता है, इसमें ज्ञान और अनुक्रम को साझा करना आसान होता है, ये भी करेक्ट है। डी क्या कह रहा है कि विद्यार्थी अपनी गति से दिया गया काम करते हैं, और यदि स्टूडेंट्स अपनी ही गति से जो दिया गया काम है या फिर असाइनमेंट है कर रहे हैं तो ये समूह अधिगम मतलब कि ग्रुप लर्निंग तो नहीं हुई, तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर डी। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इज नॉर्मली अट्रिब्यूटेड टू। जो समस्या समाधान उपागम है यह क्या कहलाता है। प्रयोगवाद मतलब कि एक्सपेरिमेंटलिज्म, कॉग्निटिविज्म, कनेक्टिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी संज्ञानात्मकतावाद। और जो समस्या समाधान होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, ये ब्रेन की एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है जो कि किसी भी दी गई जो समस्या होती है उसका समाधान खोजती है और जो किसी भी दिए गए लक्ष्य यानी कि गोल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढती है। नेक्स्ट है, एक वृत्त की अवधारणा को पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम तरीका होगा। वृत्त की अवधारणा मतलब कि आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं और उसमें सर्कल के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें से कौन सा बेस्ट वे होगा, ठीक है, टीचिंग का। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। क्या वृत्तों और दीर्घ वृत्तों का चित्र प्रदर्शित करना उचित होगा, या फिर वृत्तों का चित्र प्रदर्शित करना, या फिर वृत्त तथा बहुभुज का चित्र प्रदर्शित करना, या विभिन्न आकार के वृत्त मतलब कि सर्कल का चित्र प्रदर्शित करना। तो इसमें से क्या होगा, इसमें होना चाहिए प्रेजेंट अ पिक्चर्स ऑफ सर्कल एंड पॉलीगॉन्स। तो इसका हो जाएगा आंसर सी, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो स्टूडेंट्स हैं वो वृत्त के आकार जो है, उनकी त्रिज्या और उनका जो व्यास है और उनकी जो परिधि है उनको समझने में उन्हें सहायता मिलेगी। निम्नलिखित में से क्या खोज या फिर अन्वेषण विधि की एक विशेषता नहीं है। कौन सा, जो डिस्कवरी मेथड है उसकी एक विशेषता नहीं है। इसमें क्या होता है, खोज विधि में प्रत्येक बालक को अपने लिए कुछ खोजने हेतु जिम्मेदार महसूस कराया जाता है, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए तो करेक्ट है। बालक के स्वयं के अवलोकन से यथासंभव अधिकाधिक प्रश्न उत्पन्न होने की अनुमति भी दी जाती है ये। तो इसका दूसरा भी करेक्ट है, रिलेटेड टू खोज या फिर अन्वेषण विधि। सी क्या कह रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर से मार्गदर्शन की मांग नहीं कर सकते हैं। क्या खोज विधि में ऐसा होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है खोज विधि में, ठीक है। वो अन्वेषण कर रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर से गाइडेंस नहीं ले सकते, गलत है ये। तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी।
डी की बात करें तो ये कह रहा है कि प्रत्येक बालक विभिन्न स्रोतों से समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। बिल्कुल, ईच चाइल्ड ट्राइज टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से। जैसे अभी आपका EMRS का एग्ज़ाम है और आप अलग अलग सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, किसी के नोट्स हो, या फिर बुक हो, या फिर सेल्फ स्टडी हो। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आंसर सी, जो कि गलत है। कौन सी विधि में कतिपय योग्यताओं, कौशलों और अभिवृत्ति की प्राप्ति से विमर्शक चिंतन तथा तर्क संगति और परिणाम शामिल होते हैं? विच ऑफ द मेथड्स इन्वॉल्व रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, रीजनिंग एंड रिजल्ट्स फ्रॉम द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन एबिलिटीज, स्किल्स एंड एटीट्यूड? परियोजना विधि, खोज विधि, समस्या समाधान विधि, या फिर प्लेवे मेथड? तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? इसमें हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से क्या होगा कि छात्र के सामने जितनी भी समस्यात्मक परिस्थितियां आती हैं उनमें वह स्वयं चिंतन करेगा, तर्क देगा तथा निरीक्षण के माध्यम से जो समस्या है उसका हल ढूंढेगा। कक्ष में प्रेक्षण का प्रयोजन क्या है? द पर्पज ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। क्लासरूम के ऑब्जर्वेशन का पर्पज क्या होना चाहिए? आंसर करिए आप लोग, क्या होना चाहिए इसका आंसर? यदि आप क्लासरूम का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो आपका पर्पज क्या है एज अ टीचर? टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग, तो अध्यापन तथा अधिगम में सुधार लाना। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक अध्यापक पहले संकल्पना के बारे में कुछ उदाहरण दे रहा है। पहले क्या कर रहा है? एग्जाम्पल दे रहा है। आप टीचर हैं, ठीक है, आप गए हैं कुछ पढ़ाने, पहले आप फोटोसिंथेसिस पढ़ाने गए, ठीक है, लेट सपोज टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, तो पहले आपने उसके बारे में एग्जाम्पल दिया एंड देन इससे संबंधित आपने थियरी बता दी। तो कौन सी, तो आपने क्या अपनाया, कौन सी विधि अपनाई, कौन सा उपागम अपनाया, ये कौन सा अप्रोच है आपका? आगमनात्मक, निगमनात्मक, अनुसंधानात्मक, या फिर विवरणात्मक? तो इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, इंडक्टिव अप्रोच। इसमें क्या होता है? इसमें पहले एग्जाम्पल बताए जाते हैं एंड देन रूल मतलब कि थियरी बताई जाती है या सिद्धांत बताए जाते हैं। इसे हम विश्लेषण प्रणाली मतलब कि एनालिटिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है? सामान्य, इसमें क्या होता है? लर्निंग विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है, ठीक है, आगमनात्मक विधि में। स्थूल से सूक्ष्म की ओर तथा मूर्त से अमूर्त की ओर होती है आगमनात्मक उपागम में। नेक्स्ट है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोग तब तक उपयुक्त नहीं होता है जब, तो बताना है जो प्रोजेक्ट मेथड है इसका प्रयोग तब नहीं होगा जब अध्यापक इसमें सभी विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने में कठिनाई महसूस करे तब। तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जो प्रदर्शन विधि है इसके बारे में कौन सा सही नहीं है? क्या छात्रों की शंकाओं का यह सहज समाधान करता है? क्या यह महंगापन है प्रदर्शन विधि? क्या इसके प्रयोग से विकर्षणों में कमी आती है, डिस्ट्रैक्शन में कमी आती है, या फिर छात्रों को पूछने का अवसर मिलता है? तो इसमें सही नहीं है क्या? इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, विकर्षणों में कमी आती है प्रदर्शन विधि से, यही गलत है। ठीक है, प्रदर्शन विधि यदि हम प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा? महंगापन तो जरूर है लेकिन ये छात्रों की संख्याओं का सहज समाधान भी देता है एंड छात्रों को प्रश्न पूछने का अवसर भी देता है। लेकिन इसमें क्या होता है? इस विधि में कभी कभी जो लर्निंग होती है वो उसका प्रयोग सफल नहीं होता है। इससे क्या होता है कि जो छात्र होते हैं उनमें भ्रांतियाँ आती हैं, उनमें डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक अध्यापक पहले नियम बता रहा है और फिर सिद्धांत के बारे में बता रहा है और फिर संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए कुछ एग्जाम्पल दे रहा है। तो यह कौन सी अप्रोच है? पीछे हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल दे रहे हैं फिर नियम बता रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहा है? पहले रूल बता रहे हैं एंड देन एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ये हो जाएगी डिडक्टिव अप्रोच। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र हितैषी विधियों का एक एग्जाम्पल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड, प्लेवे मेथड या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड? तो इसमें हो जाएगा ये दोनों ही स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड है। निम्नलिखित में से प्लेवे विधि में अध्यापक की क्या भूमिका नहीं होती है? जो अध्यापक होता है वो क्या करता है? अधिगम वातावरण क्रिएट करता है, ये तो एक अध्यापक का भूमिका होती है।
प्रासंगिक गतिविधियों को सरल से जटिल तक व्यवस्थित करता है टीचर, ये भी करेक्ट है। सी क्या कह रहा है कि अधिगम क्रियाकलापों को सरल से जटिल की ओर व्यवस्थित करता है। सरल से जटिल करता है या फिर जटिल से सरल करता है, बताइए। तो इसमें हो जाएगा आंसर सी, यही एक टीचर की भूमिका नहीं होती है, क्योंकि जो टीचर होता है वो लर्निंग एक्टिविटी को कॉम्प्लेक्स टू सिंपल बनाता है, ना कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो इसका हो जाएगा आंसर सी। डी क्या कह रहा है कि खेल क्रियाकलापों के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन करता है टीचर, बिल्कुल करेक्ट है ये। नेक्स्ट है, किस स्थिति में प्रदर्शन विधि का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं होगा। जब पाठ को एक समस्या के रूप में प्रस्तुत किया जाना हो तब, वैयक्तिक प्रयोग के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो तब, प्रयोग करने में समय लगता है, या फिर अध्यापक केंद्रित उपागम को प्रयोग किया जाना हो तो इसमें हो जाएगा आंसर ए। यदि पाठ को एक समस्या के रूप में प्रयोग किया जाना हो, मतलब कि लेसन इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ प्रॉब्लम, तब हम प्रदर्शन विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। शिक्षण और अधिगम टीचिंग एंड लर्निंग की रचनात्मक विधि से सबलीकरण होता है, मतलब कि द कंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग वुड एम्पावर। कौन होता है? टीचर होता है, बच्चा होता है, प्रिंसिपल होता है, या फिर लाइब्रेरियन होता है? तो इसमें होता है बच्चा, द चाइल्ड। बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव करने के लिए अध्यापक को क्लास में क्या करना चाहिए? अध्यापक को क्लास में पाठ्य पुस्तक पढ़ाना चाहिए? नहीं। लेक्चर मेथड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन भी नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कर रहा है, साइंटिफिक टेम्पर की, तो कक्षा में प्रयोग करना चाहिए, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, क्लास 8 के छात्रों को ज्यामितीय प्रमेय पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि है जो कि सर्वाधिक वांछनीय होगी, मतलब कि डिजायरेबल होगी। तो आप लोगों में से जिनका भी टीजीटी या पीजीटी मैथ होगा तो उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो आप क्लास 8 के मैथ्स के टीचर हैं और आपको स्टूडेंट्स को ज्यामितीय पढ़ाना है, मतलब कि ज्योमेट्रिकल थ्योरम बतानी है, तो आप कौन से मेथड का प्रयोग करेंगे? प्रोजेक्ट मेथड, एनालिटिक या सिंथेटिक, या फिर डिडक्टिव, या फिर लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन? आप लोग 10 सेकंड का पॉज लीजिए और अभी इसका आंसर करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप एज अ टीचर इसमें कौन से मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पढ़ाना है ज्योमेट्री थ्योरम, तो इसके लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा क्या? एनालिटिक सिंथेटिक मेथड, मतलब कि विश्लेषण संश्लेषण विधि। नेक्स्ट है, परियोजना विधि निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? जब द प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन, प्रोजेक्ट मेथड किस पर बेस्ड होता है? ये होता है लर्निंग बाय डूइंग पर। निम्नलिखित में से क्या अधिगम की सर्वोत्तम विधि हो सकती है? विजुअल लर्निंग, दृश्यमान अधिगम, श्रव्य मतलब कि ऑडियोटरी लर्निंग, अनुभविक मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग। डी कह रहा है कि नेचुरल लर्निंग मतलब कि नैसर्गिक अधिगम। तो इसमें से सबसे सर्वोत्तम बेस्ट क्या होगा? बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग। आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में। ठीक है, तो इसमें से क्या होना चाहिए आंसर? इसका आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 60 का। हाउ लर्निंग कुड बी इनहेंस्ड इन क्लासरूम? कक्षा में अधिगम का विकास कैसे किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? लेक्चर मेथड के द्वारा? नहीं, ये तो बोरिंग हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा? ये भी नहीं। अधिगम का विकास करना है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है लर्निंग को इन्हेंस करना है। ग्रुप डिस्कशन? ये भी नहीं होगा। यदि हम आधुनिक मतलब कि आधुनिक टूल्स जो हैं आईसीटी के, उनका प्रयोग करेंगे तो लर्निंग है वो इन्हेंस्ड होगी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि ये ऑप्शन नहीं होता तो हम बाकियों पे जा सकते थे। ठीक है, तो इसमें मोस्ट सुटेबल आंसर देना होता है, बताना है निम्नलिखित को। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित को पढ़िए। पहला क्या कह रहा है कि विद्यार्थी अपनी गति से दिया गया कार्य मतलब कि असाइनमेंट कर रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि जो विद्यार्थी हैं वो अध्यापक के अन्य निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन भी कर रहे हैं, जो टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया है वो उसको केयरफुली फॉलो कर रहे हैं। सी कह रहा है कि स्टूडेंट्स अपने विचारों को दूसरे के साथ शेयर भी कर रहे हैं, अपने जो आइडियाज़ हैं। डी क्या कर रहा है कि विद्यार्थी जो हैं वो व्यापक शैक्षणिक उद्देश्य प्राप्त कर रहे हैं, वाइड रेंज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहे हैं। तो ये सभी दिए हैं। स्टेटमेंट बताना है, इन स्टेटमेंट में से कौन सा कथन वैयक्तिक अधिगम के बारे में सही है।
आउट ऑफ दीज विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। वैयक्तिक अधिगम क्या होगा? यदि वह दूसरे से विचार करेंगे? नहीं। क्या विद्यार्थी व्यापक शैक्षणिक उद्देश्य प्राप्त करेंगे तो क्या वो इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग होगी? ये भी नहीं होगा। यदि विद्यार्थी अपनी गति से दिया गया कार्य करेंगे या फिर विद्यार्थी अध्यापक के अनुदेशों का सावधानी पूर्वक पालन करेंगे, तो इनमें से क्या होना चाहिए? इसमें से होना चाहिए ऑप्शन बी। जब स्टूडेंट्स अध्यापक के जो इंस्ट्रक्शन है उनका सावधानी पूर्वक पालन करते हैं तो वो हो जाएगी इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। तो इसका हो जाएगा बी, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्योंकि जो टीचर हैं उसने इंस्ट्रक्शन दिए और विद्यार्थी उसका सावधानी पूर्वक पालन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इससे स्टूडेंट में अवधारणा मतलब कि कॉन्सेप्ट की समझ डेवलप होगी। कोई अधिगम करता है जो सूचना के आधारित निर्मात्री तत्व मतलब कि बिल्डिंग ब्लॉक के माध्यम से ज्ञान में अभिवृद्धि करता है। द लर्नर डेवलप्स नॉलेज बाय बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन कुड बी एट्रीब्यूटेड। तो इसे क्या कहा जाएगा? प्रयोगवाद, रचनावाद, संसक्तवाद या फिर बिहेवियरिज्म। इसे कहा जाएगा कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब कि रचनावाद। रचनावाद में क्या होता है? बच्चे सिर्फ निष्क्रिय नहीं होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, साथ में स्वयं के ज्ञान का निर्माण करते हैं और वे दुनिया का अनुभव करते हैं और उनके अनुभव होते हैं, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन पर वो विचार भी करते हैं, साथ ही वो स्वयं उनका प्रतिनिधित्व बनाते हैं। ठीक है, और उनमें पहले से जो मौजूद ज्ञान होता है, जो स्कीमा होता है, उनमें वे नई इन्फॉर्मेशन या जानकारी को ऐड करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में, रचनावाद में। स्कूली शिक्षा में अध्ययन दौरे की क्या सार्थकता होगी? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी टूर इन स्कूल एजुकेशन? इससे क्या होगा? इससे सहभागितात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा, कोलैबोरेटिव एटीट्यूड को प्रमोट करता है स्टडी टूर। कोई भी विद्यार्थी है जो विभिन्न प्रकार के वृक्षों का अवलोकन करने के लिए जंगल में जाता है, तो यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, साइंटिफिक टेम्पर का, या फिर प्रयोगात्मक अधिगम का, या अध्यापन की परिलेखन विधि का, प्रोजेक्ट मोड ऑफ टीचिंग। जंगल जा रहा है बच्चा तो क्या करेगा? वो खुद सीखेगा, अवलोकन करेगा, वृक्षों का प्रयोग करेगा और वो खुद ही सीखेगा। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अधिगम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो होते हैं, प्रिंसिपल, इनके व्यवहारवादी विधि किस रूप में प्रयुक्त हो सकती है? बिहेवियरिस्टिक मेथड की बात कर रहा है, तो वो हो जाएगी सेल्फ एक्सप्लोरेशन मतलब कि आत्म परिचय के रूप में। नेक्स्ट है, कह रहा है कि वर्ग शिक्षक और रचनावाद को अंगीकार करने के लिए किसका आश्रय लेता है? तो वो अडेप्ट करता है विषय वस्तु की स्वनियोजित खोज को मतलब कि सेल्फ डायरेक्टेड गेस्ट फॉर कंटेंट। तो इसका हो जाएगा आंसर डी। सहभागी भावना से लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कारण के रूप में किस पर विचार नहीं किया जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी कंसीडर्ड एज अ रीजन फॉर सेटिंग गोल्स कोलैबोरेटिवली। तो जो सहभागी भावना होती है उससे लक्ष्य निर्धारित मतलब कि गोल सेट करने के लिए कौन से कारण हैं जिन पर विचार नहीं किया जा सकता? सहमति प्राप्त करने पर तो विचार किया जा सकता है। टू क्रिएट डिसएंगेजमेंट मतलब कि विरक्ति उत्पन्न करने पर, इस पर भी विचार किया जा सकता है। टू मैनिफेस्ट सिनर्जी मतलब कि सह क्रिया व्यक्त करने पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन सामूहिक चेतना तैयार करना, टू सेट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, इस पर विचार नहीं किया जा सकता यदि हम सहभागी भावना से लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर डी। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लक्ष्य को निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स कैन बी बेस्ट अकम्प्लिश्ड थ्रू। किसके द्वारा हम विद्यार्थियों में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं? तो तथ्यों की जांच तथा सत्यापन के पश्चात ही उन्हें स्वीकार करना। ठीक है, इसके द्वारा हम बच्चों में साइंटिफिक अप्रोच को डेवलप कर सकते हैं, साइंटिफिक एटीट्यूड को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सेप्टिंग फैक्ट्स ओनली आफ्टर एग्जामिनिंग एंड वेरीफाइंग। फैक्ट को एक्सेप्ट करना है लेकिन कब? जब आप उसका एग्जामिन कर पा रहे हैं और वेरीफाई कर पा रहे हैं, उसके बाद ही। विद्यार्थियों में गृह कार्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना है तो क्या करना चाहिए? ठीक है, आपका कोई बच्चा है
उसे गृह कार्य नहीं पसंद, होमवर्क नहीं पसंद, लेकिन आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना है होमवर्क के लिए, तो आप क्या करेंगे? तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। आप उन्हें ऐसे होमवर्क देंगे जो कि उनके बुक से ही होंगे, ठीक है, तो इससे उन्हें इंटरेस्ट आएगा और वो होमवर्क करके भी आएंगे, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। अब हम बात करेंगे पार्ट 5 डोमेन नॉलेज की, जिसमें एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे एंड एनईपी 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो इसमें पहला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज इन्वॉल्व इन द एजुकेशनल स्टेज ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। जो शैक्षणिक विश्लेषण के शिक्षा चरण है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल होती है? क्या फीडबैक देना शामिल होता है? क्या सीखने के परिणाम का खुलासा करना शामिल होता है, या फिर सीखने के विभिन्न प्रकारों को पहचानना भी शामिल होता है इसमें, या फिर इच्छित सीखने के परिणामों की उपलब्धि के लिए जांच करने के उपकरणों का निर्धारण शामिल होता है इसमें? तो यस, इसका हो जाएगा आंसर ओनली बी इज करेक्ट। बाल विकास मूल्यांकन करना है तो इसके इंटरैक्टिव चरण में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां, कौन सी एक्टिविटीज शामिल होंगी? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज और आर इन्वॉल्व इन द इंटरैक्टिव स्टेज ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। इसमें क्या शामिल होगा? फीडबैक देना। दूसरा कह रहा है कि डिसाइडिंग अनएक्सपेक्टेड लर्नर्स रिस्पॉन्स, या फिर डिसाइडिंग मेथड्स और अप्रोच ऑफ स्टिमुलस प्रेजेंटेशन। तो प्रतिक्रिया देना शामिल है इसमें, और अपेक्षित जो शिक्षार्थी है उनकी प्रतिक्रियाओं पर निर्णय लेना भी शामिल है। साथ ही प्रोत्साहन प्रस्तुति के दृष्टिकोण, मतलब कि जो प्रोत्साहन प्रस्तुति है उसके तरीके तय करना भी शामिल है। तो इसके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे रिलेटेड टू इंटरैक्टिव स्टेज ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। निम्नलिखित में से चित्रकारी के साथ किस गतिविधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम प्रयोग करते हैं लिसन तथा गेस का। एक प्रभावी शिक्षण क्रियाकलाप के 4 प्रमुख तत्व होते हैं। पहले इसने बता दिया कि जो प्रभावी शिक्षण क्रियाकलाप होता है, इफेक्टिव लर्निंग एक्टिविटी होती है, इसके 4 प्रमुख एलिमेंट होते हैं। तो इनमें से कौन उन एलिमेंट्स में नहीं आता है? ध्यान केंद्रित करना, स्पॉन्टेनियस इन्वॉल्वमेंट, फिजिकल एफर्ट तथा चैलेंजिंग। तो इसमें ध्यान केंद्रित करना तो शामिल है, स्पॉन्टेनियस इन्वॉल्वमेंट भी आता है, चैलेंजिंग भी शामिल है, लेकिन इसमें फिजिकल एफर्ट नहीं शामिल है। तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। तो जो प्रभावी शिक्षण अधिगम होता है, इसके 4 प्रमुख एलिमेंट कौन कौन से हैं? ध्यान केंद्रित करना, स्पॉन्टेनियस इन्वॉल्वमेंट, चैलेंजिंग तथा आनंदपूर्ण अधिगम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इसके 4 प्रमुख एलिमेंट। इसमें सी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की गतिविधियों का उपयोग मुक्त संचार के लिए किया जाता है? फ्री कम्युनिकेशन। लुक, लिसन एंड रिपीट करना, देखना, सुनना और दोहराना, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कि नाटकीय रूपांतरण करना। तो इन दोनों का ही प्रयोग हम करते हैं फ्री कम्युनिकेशन में। तो इसके हो जाएंगे ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की गतिविधियों का उपयोग मुक्त संचार के लिए हम करते हैं? अगेन लिसन एंड पार्टिसिपेट करना, मतलब कि सुनेंगे और भाग लेंगे। फ्री कम्युनिकेशन में मेमोरी गेम्स, इन दोनों का ही। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ। क्योंकि सुनना और भाग लेने का मतलब क्या है कि इससे क्या होगा कि जो छात्र होंगे वो छात्र होंगे वो टीचर की तरह जो बताए गए वाक्य होंगे, जो सेंटेंस होंगे, उनको सुनेंगे, फिर वो क्या करेंगे, फिर उन्हें बोलेंगे एंड देन बहस करेंगे, या फिर नाटक जैसी जो एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एंड मेमोरी गेम्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि छात्रों को कई शब्द या फिर कई वाक्य दे दिए जाएंगे जिन्हें उन्हें याद करना होगा, और उन्हें क्या करना होगा, उन जो शब्द होंगे उनको अपने सहपाठियों को पास करना होगा, ठीक है। तो ये भी फ्री कम्युनिकेशन में आएगा। तो इसके हो जाएंगे बोथ। निम्नलिखित में से क्या क्षमता आधारित उपागम की एक विशेषता नहीं है कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच की? पीयर इंटरेक्शन एंड असिस्टेंस, मतलब कि समकक्षी अंतःक्रिया या फिर समकक्षी वार्तालाप का सहायता तो शामिल है इसमें। अपनी गति से अधिगम करना भी शामिल है इसमें। गोल डायरेक्टेड लर्निंग भी होनी चाहिए इसमें। गुणन तालिका चार्ट का अभ्यास करना नहीं शामिल है इसमें। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्लास 7 के छात्रों में लेखन कौशल विकसित करना है आपको। आप क्लास 7 के टीचर हैं और आपको जो क्लास 7 के जो स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास के, आपको उनमें राइटिंग स्किल का डेवलपमेंट करना है। तो आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कि बच्चों में राइटिंग स्किल डेवलप हो सके? कौन से क्वेश्चन करेंगे, उनसे क्या लिखने को देंगे? और ये क्वेश्चन मैंने 2-3 बार कराया है,
तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 78 का। नेक्स्ट है अनुभवात्मक अधिगम में जो अध्यापक की भूमिका होती है वो क्या नहीं होती है। जो अध्यापक होता है वो सकारात्मक तथा गैर प्रधानता तरीके से अधिगम अनुभव तक पहुंचता है क्या। अप्रोचिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन पॉजिटिव एंड नॉन डोमिनेटिंग वे, यही एक अध्यापक की भूमिका नहीं होती है, तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। जो अध्यापक है वो विद्यार्थियों को उस अनुभव की पहचान करने में सहायता करता है जिसके प्रति वे व्यक्तिगत रूप से प्रतिबद्ध होते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों को स्वयं प्रासंगिक तथा अर्थपूर्ण संसाधन ढूंढने के लिए भी कहता है। साथ ही शिक्षण के शैक्षणिक और प्रोत्साहन देने वाली पहलुओं के बीच एक संतुलन की भावना का पता लगाता है। इसके बाकी सभी सही है, ओनली एक गलत है। दक्षता आधारित अधिगम से क्या तात्पर्य है, तो इसमें हो जाएगा प्रत्येक विषय में किसी विशेष अभिक्षमता में प्रवीणता प्राप्त करना, अटेनिंग प्रोफिशिएंसी इन पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी इन ईच सब्जेक्ट, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। विद्यार्थियों की अन्वेषी परियोजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत शामिल है। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट गिवन टू स्टूडेंट्स कम अंडर, ये आती है कॉग्निटिव लर्निंग में। इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें अन्वेषी परियोजना की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये आएगी कॉग्निटिव लर्निंग में, क्योंकि इसमें दिख सभी रहे हैं पॉजिटिव, लेकिन इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक क्लास शिक्षक के रूप में शिक्षण की समस्या समाधान पद्धति का पालन करते समय आपको निम्नलिखित में से किस चरण पर विचार करने की सलाह दी जाती है। जनरेट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, जो वैकल्पिक समाधान उत्पन्न करने पर, समस्याओं की पहचान करने पर, तो आपको सलाह दी जाती है कि वैकल्पिक समाधान उत्पन्न करें, समस्याओं की पहचान करें, और जो समाधान है या फिर निर्णय है इनकी प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए मानदंड स्थापित करें। तो इसके तीनों करेक्ट हैं, इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। बच्चों के काम को प्रदर्शित करते समय एक शिक्षक को किन बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए। कि जो बच्चे हैं इनकी आंखों के स्तर पर काम को व्यवस्थित करने की कोशिश करें ताकि वे इसे देख सकें। पहला इसका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि टाइटल और लेटरिंग बड़े और आकर्षक होने चाहिए। यस, इसके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। शिक्षक छात्रों के साथ एक खेल खेलने का फैसला करते हैं जहां उनमें से प्रत्येक एक यादृच्छिक कागज उठाएगा और जिसमें सामाजिक स्थिति होगी और उन्हें उसी पर अपनी राय देनी होगी। तो जो टीचर है वो ऐसी एक्टिविटी कराता है, किसके लिए करा रहा है, क्या डेवलप करने के लिए बच्चों में, तो ये हो जाएगा टू इम्प्रूव सोशल स्किल्स, मतलब कि सामाजिक कौशल में सुधार करने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों के काम को प्रदर्शित करते समय एक शिक्षक को किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। कि जो प्रदर्शन है उनको पढ़ने, सुनने और देखने जैसे कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा कह रहा है कि टीचर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जहाँ तक संभव हो सभी बच्चों के पास प्रदर्शन के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। यस, इसके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। सपोज आप एक टीचर हैं, ठीक है, इमेजिन करिए कि आप एक टीचर हैं और आप क्लास में, चैप्टर है शेप, ठीक है, इससे रिलेटेड बच्चों को कह रहे हैं कि इन्हीं आकृतियों का प्रयोग करके किसी भी चित्र की रचना करें, ठीक है, ये बोला आपने। तो इस एक्टिविटी से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त होगा। इससे क्या होगा, इससे बच्चे क्या समझेंगे, ज्ञान बढ़ेगा, कॉम्प्रिहेंशन समझ बढ़ेगी, एप्लीकेशन होगा या फिर क्रिएट होगा। तो बच्चे एक शेप से किसी भी आकृति या फिर किसी भी चित्र की रचना करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे वो क्रिएट करेंगे, ठीक है, उनमें सृजनात्मकता का विकास होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिएटिंग डेवलप होगा। नेक्स्ट है हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत ये कह रहा है कि जो हेंज है उसको पैसा चुरा लेना चाहिए था। क्यों, क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत थी। तो नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत जरूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं। तो ये हो जाएगा मैकेनिकल रिलेटिव ओरिएंटेशन के स्तर पर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक टीचर हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को
नेक्स्ट है, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स की इस रूप में मदद करना चाहती हैं कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर भी उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके जो शिक्षार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य भी विकसित करेंगे, अनेक पर्सपेक्टिव भी डेवलप करेंगे। तो जो वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार जब शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य भी विकसित करेंगे, तो यह किस में आएगा? ये आएगा आत्मसातन में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अनुसार क्या होगा कि जब बच्चे को कोई नया अनुभव होगा तो वह उसके जो पूर्व के अनुभव होंगे उससे संबद्ध करेगा। नेक्स्ट है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपनी कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया एक मधुर संगीत बजाते हुए देखा। तो क्लास टीचर ने विचार किया कि राघव में कौन सी बुद्धि उच्च स्तरीय है। तो ये हो जाएगी म्यूजिकल, मतलब कि संगीतमय। नेक्स्ट है, एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान, क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है। तो यह किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हो जाएगा जेंडर बायस। टीचर क्या जेंडर बायस है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से निगेटिव है ये। आपको क्लास में सब पर बराबर ध्यान देना चाहिए, सबको बराबर अवसर भी देना चाहिए। नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसका पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का प्रस्ताव है? तो इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, जो विद्यालयी शिक्षा है इसके लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अडल्ट एजुकेशन के लिए भी तैयार करना, टीचर एजुकेशन के लिए भी तैयार करना। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन ये भी शामिल है NEP 2020 में। टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन के लिए फ्रेमवर्क नहीं है तैयार करना इसमें, तो इसका हो जाएगा आंसर A, B एंड C। नेक्स्ट है, NEP 2020 के अनुसार जो स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम है उसको निम्नलिखित शैक्षणिक चरणों में विभाजित किया गया है। कौन से चरण में डिवाइड किया गया है? तो हमें इसको सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा फाउंडेशनल स्टेज, मतलब कि D। तो D कहाँ पर है? सिर्फ ऑप्शन B में है। ठीक है, तो अगर आपको बाकी नहीं भी पता है तो एक से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन यदि हम बाकियों की भी बात करें तो सबसे पहले आएगा फाउंडेशनल स्टेज, मतलब कि मूलभूत चरण। फिर उसके बाद आएगा प्रिपरेटरी, मतलब कि प्रारंभिक चरण। एंड देन मिडिल आएगा, मतलब कि मध्य चरण। और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा सेकेंडरी स्टेज, मतलब कि माध्यमिक चरण। तो इसका हो जाएगा DBAE। नेक्स्ट बताना है परख। परख का क्या अर्थ है? और ये भी मैंने कई बार करा है। परख स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट। जो आपकी परफॉर्मेंस होती है स्कूल में उसका असेसमेंट करना, उसका रिव्यू करना। एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज, जो आपका नॉलेज है उसका एनालिसिस करना। तो आप ऐसे चीज़ों को तोड़ तोड़ के, ठीक है, याद करेंगे तो वो याद रहेगा, नहीं तो ऐसे नहीं याद रहेगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम दिया है यहाँ पे, तो वो सब कंफ्यूज नहीं होएगा। जो आपको परफॉर्मेंस है, तो जो आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आपकी जो परफॉर्मेंस होती है उसका असेसमेंट किया जाता है। एंड द टीचर रिव्यू करते हैं, और उसके बाद क्या होता है? आपकी नॉलेज जो होती है उसको एनालाइज किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन B। तो अपने से रिलेट करके याद रखिएगा, हमेशा खुद को एग्जाम्पल बनाइएगा, तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक समृद्धि तथा राष्ट्रीय एकीकरण के उद्देश्य जो स्थापित करना है, इस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा एक भारत नेक भारत, या फिर एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत, एक भारत प्यारा भारत, या फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इसमें हो जाएगा आंसर D, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और ये नया क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, इसको अच्छे से याद रखिएगा। NEP 2020 ने छोटे बच्चों की प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के समग्र प्रावधानों पर जोर देते हुए भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए किसका सुझाव दिया है? किसका सुझाव दिया है? तो हो जाएगा फाउंडेशनल स्टेज का सुझाव दिया गया है। तो इसमें शुरुआती शिक्षा के लिए बात की गई है 5+3+3+4 मॉडल दिया है, जिसमें इसका जो संरचना है, इसका पहला 5 वर्ष का भाग किसको है? ये डिनोट करता है, जो 5 ईयर्स हैं ये हैं फाउंडेशनल स्टेज के। NEP 2020 लागू करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा था? ये भी मैंने कराया है, कई बार कराया है। इसका आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, मैंने 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे हैं
जो मैंने कराए हैं ऑलरेडी और उन्हीं को पूछा है, तो आप लोग उनका आंसर भी ज़रूर दीजिएगा, साथ में अपना अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आपके लिए कोई और टीचर नहीं, आप स्कूल नहीं जा रहे हैं जिसको आप रिपोर्ट कार्ड देंगे एंड वो आपकी परफॉर्मेंस को असिस्ट करेगा, नहीं उनको रिव्यू करेगा, नहीं आप खुद ही अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करिए, बताइए कमेंट सेक्शन में तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे, तभी आप लोग देख पाएंगे कि आप लोग के कितने मार्क्स आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये लगभग लास्ट ही है। ठीक है, और अब तक आपको लोगों के बहुत ही अच्छे स्कोर आने ही चाहिए। एनईपी ने अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए जो सीखने के परिणाम में इनकी उपलब्धि में अंतर को कम करने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण में से एक का सुझाव दिया है। तो जो शैक्षणिक दृष्टिकोण है उसका नाम क्या है? उसका नाम होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। एनईपी 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र का प्रस्ताव रखती है? विच टाइप ऑफ पेडागॉजी डज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर्पज? एग्जामिनेशन सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड एंड एक्सक्लूसिव सेंटर्ड। बहुत ईजी है, कई बार मैंने कराया है, तो ये हो जाएगा क्या? लर्नर सेंटर्ड। एनईपी 2020 के अनुसार एक टीचर को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो वो किस भाषा का प्रयोग करेगा? प्राइमरी स्कूल की बात है तो वो हो जाएगी क्या? बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करेगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। एनईपी 2020 के अनुसार जो प्राथमिक स्तर तक के बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए किसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए? बहुत ईजी है, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 100। अब हम बात करेंगे पार्ट 6 लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट की। पहला है फिल इन द ब्लैंक है। इट इज़ नॉट ईजी टू डिस्टिंग्विश अ लॉयल फ्रेंड डैश अ फ्लैटरर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए फ्रॉम अ फ्लैटरर। बताना है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे ड्रिफ्टर सही लिखा है, हॉटी भी सही है, हिंटरलैंड भी सही है, लेकिन जो बेल वेदर है ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए बेल वेदर में WETH होना चाहिए, WEA नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। बियर अ ग्रज, इसका क्या मतलब होगा? टू फील एंग्री अगेंस्ट समबडी फॉर अ पास्ट इंसिडेंट। बोलते हैं ना ग्रजेज होल्ड करके रखते हैं, और ये नहीं करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द बेनिन। तो इसका हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा विक्ड। इसका मतलब होता है क्या? काइंड या फिर जेंटल। तो यहाँ पे फ्रेंडली भी अच्छी सेंस में आएगा, चीयरफुल भी अच्छी सेंस में आएगा। यहाँ पे हो जाएगा आंसर ओनली बी विक्ड। इसका मतलब होता है विसियस। नेक्स्ट बताना है कौन से पार्ट में एरर है। सिनेमा प्रोवाइड्स द मोस्ट यूनिवर्सल इंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे जो द मोस्ट यूनिवर्सल है इसकी जगह पे होना चाहिए अ यूनिवर्सल। तो यहाँ पे हो जाएगा सिनेमा प्रोवाइड्स अ यूनिवर्सल इंटरटेनमेंट। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे कॉम्प्रीहेंशंस की। फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट अलाउ चिल्ड्रन टू एग्जीक्यूट वाइटल टास्क सच एज फीडिंग देमसेल्फ, writing, zipping and their garments and more. Small muscles that grooven the hand, fingers and thumbs are used in fine motor activity. Fine motor abilities assist youngsters in doing crucial tasks such as self-feeding, handling object and writing. The capacity to do self-care and everyday course utilizing fine motor skills promotes the development of a child's self-esteem and confidence. Fine motor skills develop systematically in children. Most newborn have a reflexive grip at birth and begin to reach for items about 3 months of age. They will also begin to practice their voluntary grip and two-handed palmar grasp. At 5 months, they should be able to demonstrate a one-handed palmar grip. And at a 6 month, they should be able to create a controlled reach. Most newborns begin to reach and grab for items to
for items to put in their mouth between the age of 6 to 12 months, and they begin to gain the capacity to regulate the release of objects that they are gripping. They will also develop a pincer grasp and use it to pick an object up thumb and one finger. They will also be able to move on They will also be able to move an object from one hand to the other and drop and pick up their toys. Most youngsters are interested in stacking building blocks between the age of 12 to 24 months. They will also practice putting rings on a stick, putting pegs on a pegboard, and turning pages a few at a time. They can also begin to draw paint with their entire arm movement, moving their hand and producing strokes, and feed themselves with little to no help. Toddlers at the age of 2 can begin to string big beds, turn single pages with cut scissors, and handle crayons with their thumb and fingers instead of their fist. Fist मतलब मुट्ठी. They will also be able to use only one hand for most tasks and begin to paint with their wrist, forming dots, lines, and circular strokes. Your youngster will also be able to eat consistently and without help. Most youngsters will able to cut along the dotted line on paper by the age of 4. They will be able to draw a cross or square shape and write their name and the numbers 1 to 5. They will be able to copy letters and will have mastered their handedness. They will also be able to draw themselves for the first time. तो इसमें पहला है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. सिस्टमेटिकली का एंटोनिम बताना है. इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हाइफजर्डली. तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी. इसका मतलब होता है बाई चांस या फिर कैजुअली. सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज. के लिए टाइटल क्या होगा? किसके बारे में बात कर रहा है पैसेज? ये बात कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स इन चिल्ड्रन की. तो इसका हो जाएगा आंसर डी. व्हेन डू चिल्ड्रन लर्न टू रेगुलेट द रिलीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट दे आर ग्रिपिंग. कौन से एज की बात की थी पैराग्राफ में? तो इसमें हो जाएगा क्या 12 से 24 या फिर 2 to 4 या 6 to 12 या फिर 3 to 6. तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी 6 to 2 months. व्हेन डू चिल्ड्रन गेट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विद बिल्डिंग ब्लॉक्स. जो बच्चे हैं कब कौन सी एज में बिल्डिंग ब्लॉक से खेलने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं? तो ये हो जाएंगे 12 से 24 महीने में. इन द लाइट ऑफ द अबव पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग टॉयज में हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल? स्टैक्स एंड बिल्डिंग ब्लॉक, स्ट्रिंग बेड्स एंड क्रेयॉन्स. इन सभी की बात की गई है पैसेज में. तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन. अब हम बात करेंगे हिंदी की. पहला कह रहे हैं कि परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है किसके लिए? तो वह स्त्री जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो. उस स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके पुत्र और पति होती हो जाएगा पुरंद्री. ठीक है. उस स्त्री के लिए जो पुरुष से प्रेम करती हो, पर पुरुष से प्रेम करती हो. ठीक है. तो ये हो जाएगा पर किया. पर पुरुष पर किया. उस स्त्री के लिए एक शब्द जिसका पति मर गया हो. तो हो जाएगा विधवा. ठीक है. नेक्स्ट है अनवीक्षा का संधि विच्छेद. तो ये हो जाएगा अनु प्लस ईक्षा, ईगड़ संधि होगी. ऋण मुक्त में समास. तो ये हो जाएगा क्या? ऋण से मुक्त. और इसमें हो जाएगा अपादान तत्पुरुष. अलग होने का भाव होता है तो अपादान होता है. ये एक पॉइंट याद रखिएगा. निम्न में से बिजली का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो इसमें दामिनी, विद्युत और चपला तो बिजली है, लेकिन कांता बिजली नहीं है. ठीक है. ये है स्त्री. निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा है जो अपने अर्थ से सुमेलित है? अक्ल की दुम मतलब बहुत बुद्धिमान होना. अन्न जल उठना मतलब कि रहने का संयोग ना होना. सी कह रहा है कि अंधेर खाता या फिर बही खाता. और डी कह रहा है कि अन्न लगना मतलब कि काम चोरी करना. तो इसमें कौन सा सही है? इसमें सही है ओनली बी. अन्न जल उठना मतलब कि रहने का ही संयोग ना होना. तो इसका हो जाएगा आंसर बी. अब हम बात करेंगे हिंदी के गद्यांश की, जिसमें
4 क्वेश्चन मिलेंगे इससे रिलेटेड। तो ये गद्यांश क्या कह रहा है कि जिसके पास धैर्य है वह जो इच्छा करता है प्राप्त कर लेता है। तो जिसके पास धैर्य है वह जो भी इच्छा करता है प्राप्त कर लेता है। प्रकृति हमें धीरज धारण करने की सीख देती है। धैर्य जीवन में लक्ष्य प्राप्ति का द्वार भी खोलता है। जो लोग जल्दी करो की रट लगाते हैं वे वास्तव में अधीर मन गति कम की प्राचीन लोकोक्ति को चरित्रार्थ करते हैं। क्या लोकोक्ति है? अधीर मन गति कम। ठीक है। सफलता और सम्मान उन्हीं को प्राप्त होती है जो धैर्य पूर्वक काम में लगे रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छे से इसको पढ़िएगा। शांत मन से किसी भी कार्य को करने में निश्चित रूप से कम समय जरूर लगता है। ठीक है। बचपन के बाद जवानी धीरे धीरे आती है। संसार के सभी कार्य भी तो धीरे धीरे ही होते हैं। यदि कोई रोगी डॉक्टर से दवाई लेने के तुरंत पश्चात पूर्णतया स्वस्थ होने की कामना करता है तो यह उसकी नितांत मूर्खता होगी। तो ये स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। वृक्ष को कितना भी पानी दो परंतु फल प्राप्ति तो समय पर ही होगी। ठीक है। और कहा गया है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होत, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होत। तो इस गद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे कि इसमें है फल प्राप्ति में कौन सा समास, तो इसमें है तत्पुरुष समास। फल की प्राप्ति बताना है निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है। तो इसमें जो धीरज है यही तद्भव है। किसका? धैर्य का। जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? धैर्य। ठीक है। पैसेज बात करता है धैर्य की। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए? धैर्य का महत्व बताया गया है इसमें। अधीर मन गति कम। ठीक है। ये वाक्य चरितार्थ करता है किसको? तो ये हो जाएगा जल्दी करो की रट लगाना। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। तो हम लोगों ने आज 14th प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कर लिया है। तो आप लोग इनको बहुत ही अच्छे से देखिएगा। मैंने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। साथ ही अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा, जरूर कमेंट करिएगा। और यदि आप लोगों के अभी भी मार्क्स कम आ रहे हैं तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। अभी भी पर्याप्त समय है। ठीक है। बिल्कुल भी अभी क्या स्टेटमेंट, अभी ये पैराग्राफ क्या सिखा रहा है हमें कि हमें धैर्यतापूर्वक किसी भी काम को करना चाहिए। ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। तो आप इसको 2 से 3 बार अच्छे से देखिएगा, आप रिवाइज करिएगा अच्छे से। आई एम श्योर कि आपको हेल्प करेगा और एग्ज़ाम में आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। और हाँ, आंसर ज़रूर करिएगा जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे। और यदि सेशन आपको हेल्पफुल लग रहा है तो ही वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर आपका कोई फ्रेंड हो जो कि AMRS की प्रिपरेशन, और यदि आपके कोई फ्रेंड जो AMRS की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।